Dear students, I welcome all of you in the series course Human Growth and Development. And the course code for this series is SPD 2112. And the program for this course is B.Ed Honors Special Education Semester 4. I welcome you in the lecture 4 for this course series. आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के बारे में. We have started chapter 3 of this course. और इस चैप्टर 3 में जो है हमने इससे पहले कॉग्निटिव जो प्रोसेसेस हैं उसके डिटेल से पढ़ा और आज जो है हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ेंगे. आई वंस अगेन इंट्रोड्यूस माई सेल्फ डॉक्टर अफाफ मंसूर. आई एम वर्किंग इन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर and you can access me on afaf.mansoor@ue.edu.pk. हमारा जो आज का एजेंडा है जो कि हम कवर करने जा रहे हैं दिस इज़ अबाउट चैप्टर 3 कॉग्निशन एंड लैंग्वेज. और आज के इस चैप्टर में हम जो 3.2 कंटेंट है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग उसको कवर करेंगे. Here are the few learning outcomes, but we expect from you that the students will be able to know the basic functions of information processing. यानी information processing होती कैसे है, how information process और ये सारा प्रोसेस जो है वो कंडक्ट किस तरह होता है. They will be able to understand the role of cognition in information processing और वो जो information processing का रोल है उसको भी अंडरस्टैंड करने के काबिल होंगे. They will be able to differentiate between various types of memories. वो वेरियस टाइप्स ऑफ मेमोरीज जो हैं शॉर्ट मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी उसके अंदर डिफरेंस जो है वो जान सकेंगे, उसको डिफ्रेंशिएट करने के काबिल होंगे. इसी तरह से वो अटेंशन का जो रोल है प्रोसेसिंग के अंदर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के अंदर हाउ इम्पोर्टेंट द रोल ऑफ अटेंशन इज़ उसको समझ सकेंगे और कुछ स्ट्रेटजीज जान सकेंगे. और मल्टीटास्किंग जो है उसकी इम्पोर्टेंस या मल्टीटास्किंग स्किल्स जो है उसके बारे में भी कुछ मालूमात जो है वो इस लेक्चर से मिलने वाली हैं. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग. अभी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है. इन्फॉर्मेशन इज़ बेसिकली व्हाट वी गेट फ्रॉम ऑल ऑफ आर एनवायरनमेंट जो कि हमें अपने गिरदो नवाज से मिलती है. डिफरेंट वेज से हम जो है वो इंफॉर्मेशन को परसीव करते हैं और वो वेज जो हैं वो हमारे 5 गेट वेज ऑफ नॉलेज हैं. इसी तरह से हम अपनी किताबों से इंफॉर्मेशन लेते हैं, अपने कोलीग से इंफॉर्मेशन लेते हैं, अपने फ्रेंड सिबलिंग से इंफॉर्मेशन लेते हैं. इंटरनेट इज़ ए वे ऑफ इंफॉर्मेशन दीज डेज. सो दीज आर ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन. अब ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस कैसी होती है, यानी जो हमारा कॉग्निटिव फंक्शन है हमारे दिमाग में हमारे ब्रेन में सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कैसे होती है और इन्फॉर्मेशन जो है वर्कआउट कैसे करती है इसके बारे में हम जानेंगे. अब जो इन्फॉर्मेशन का एक सोर्स है यानी हमारे दिमाग के प्रोसेसिंग में इंफॉर्मेशन हो रही है उसमें दो जो बड़ी चीज़ें हैं इंफॉर्मेशन की दैट इज़ लिसनिंग एंड विजुअलाइजिंग. ये दो बड़े एलिमेंट्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग या कम्युनिकेशन में हमें हेल्प आउट कर रहे होते हैं. अभी जो कम्युनिकेशन है इसको भी याद रखिए, कम्युनिकेशन भी दो तरफा होती है. वन इज़ द कम्युनिकेशन जो कि हम रिसीव कर रहे हैं और दूसरी कम्युनिकेशन ये है जो कि हम दे रहे हैं. यानी एक कम्युनिकेशन रिसेप्टिव है और एक एक्सप्रेसिव है. यानी 2 वे कम्युनिकेशन है ना, हम एक अपने माहौल से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, दूसरी जो कुछ हम इंफॉर्मेशन अपने एनवायरनमेंट में देना चाह रहे हैं. सो लिस्टिंग और विजुअलाइजिंग जो है दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स फॉर दिस कम्युनिकेशन थ्रू ऑडिटरी परसेप्शन एंड विजुअल परसेप्शन. अभी जो लिसनिंग है इसको हम ऑडिटरी परसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं और जो विजुअलाइजिंग है इसको हम विजुअल परसेप्शंस कहते हैं. ये दोनों बेसिकली स्टिमुलस भी हैं. A person can understand what message the other person trying to convey. एक इंसान जो है वो उसको अंडरस्टैंड कर सकता है कि दूसरा पर्सन जो है वो उसको क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहा है. सिमिलरली हाउ टू रिस्पॉन्ड बैक टू द परसेप्शंस. और इसी तरीके से यही सेंसेस यूज़ करते हुए ऑडिटरी और विजुअल सेंसेस यूज़ करते हुए हम रिस्पॉन्ड भी करते हैं. सो स्टिमुलस रिसीव्ड इज़ देन प्रोसेस. तो प्रोसेस ये है कि हम सबसे पहले जो स्टिमुलस है उसको रिसीव करते हैं फिर उसको प्रोसेस करते हैं और वो जो प्रोसेसिंग का नाम है दैट इज़ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग. देन वेयर इंडिविजुअल डाइजेस्ट प्रोसेस व्हाट इन्फॉर्मेशन ही हैज़ लर्न फ्रॉम हिज एनवायरनमेंट देन स्टोर दैम इन द मेमोरी. और फिर वो सारी जो इन्फॉर्मेशन हम प्रोसेस कर रहे होते हैं वो कहीं ना कहीं स्टोर भी होती जा रही होती है जो कि हमारी मेमोरी है. सो कॉग्निटिव साइकोलॉजी डेवलप्ड अराउंड 850s. 850s में जो है वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है वो डेवलप होना शुरू हुई. ये 1950s की बात है. सो प्राइमरी फोकस ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज ऑन मेमोरी, द स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन. और जो प्राइमरी फोकस था कॉग्निटिव साइकोलॉजी का वो मेमोरी पे था. यानी हाउ
sharp you are to memorize the things. आप कितनी बेहतर तरीके से चीज़ों को मेमोराइज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और फिर ज़रूरत पड़ने पे इस इंफॉर्मेशन को आप यूटिलाइज कर सकते हैं. So information processing theorists propose that like the computer, the human mind is a system that processes information through the application of logical rules and strategies. बिल्कुल जिस तरह से कंप्यूटर काम करता है कि कंप्यूटर को इनपुट दिया जाता है और फिर वहाँ पे एक डाटा बैंक पड़ा हुआ है, एक स्टोर पड़ा हुआ है जिसके अंदर उसकी सारी मेमोरी जो है वो सेफ़ है और मेमोरी प्रोसेस करती है और वो प्रोसेसिंग जो है वो कुछ रूल्स और स्ट्रेटजीज़ के ऊपर हो रही होती है. सो लाइक द कंप्यूटर, द माइंड हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी फॉर द अमाउंट एंड नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन इट कैन प्रोसेस. तो बिल्कुल कंप्यूटर की तरह जो ह्यूमन माइंड है उसके पास भी कुछ एक कैपेसिटी है स्टोर करने की. जैसे कि आपने कंप्यूटर देखा ना, उसकी एक मेमोरी, स्टोरेज मेमोरी, तो उसका आज तक कितनी मेमोरी है इसकी, कितनी कितनी हद तक चीज़ें सेव कर सकते हैं. हर कंप्यूटर की या हर हार्ड डिस्क में डिफरेंट मेमोरी स्टेटस होता है. इसी तरह से जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी भी एक लिमिटेड कैपेसिटी है स्टोरेज की जो कि नेचुरली डिज़ाइंड है और उसमें से कुछ चीज़ें जो है हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव होती हैं, कुछ जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरफ में सेव होती हैं. So this group of information theorists use computer as a model for the way humans think, where they look at. So the way people take in, process and act on information. यानी वो ये कहते हैं कि जिस तरह से कंप्यूटर है वो टेक इन लेता है, पुट इन करते हैं, उसके अंदर प्रोसेसिंग होती है और फिर उसकी इन्फॉर्मेशन के ऊपर वो जो है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है. सो दिस इज़ फोकसिंग ऑन अटेंशन, परसेप्शन एंड मेमोरी. और ये तीनों चीज़ें जो हैं ये फोकस करती हैं अटेंशन के ऊपर, यानी आप कितनी हद तक अटेंशन देते हैं और वो अटेंशन का जो फोकस है वो आपको टेक इन करने में हेल्प आउट करता है. फिर परसेप्शन है कि आपने कितनी अटेंशन को उसको सुना और परसीव किया और उस प्रोसेसिंग को कोडिंग की और फिर उसमें आपने उसके लिए मेमोरी में सेव किया. The theories focuses on internal and mental processes that occurs as opposed to external behaviors. अब ये जो सारे processes हो रहे होते हैं ये external behaviors को oppose करते हैं. The mind takes in information, mind जो है दिमाग जो है वो information लेता है, perform करता है, operations to change its forms, stores it, retrieves it when needed. So mind takes the information and performs operations to change its form, stores it, retrieves it when needed. And the three major categories of these are sensory memory, working memory and long-term memory. तीन तरह की मेमोरीज जो हैं वो इसमें काम कर रही होती हैं. वर्किंग मेमोरी, सेंसरी मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी. अब आइए हम इनको तफसील से पढ़ते हैं क्या चीज़ें होती हैं. But when people pay attention to an information, the sensory register will pick the information, goes into the working memory. अब जब सबसे पहले क्या होता है कि जब भी लोग कोई इन्फॉर्मेशन जो है उस पर अटेंशन देते हैं, यानी वैसे तो देखिए ना हमारे कितनी चीज़ें मौजूद हो रही होती हैं हमारे एनवायरनमेंट में, लेकिन हम हर चीज़ को अटेंशन नहीं दे रहे होते हैं, हर तरह की इन्फॉर्मेशन जो है परसीव करने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं. सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन हम परसीव करने की कोशिश करते हैं जिसको हम अटेंशन देते हैं. देर आर मैनी साउंड्स इन द एनवायरनमेंट, देर आर मैनी विजुअल्स इन द एनवायरनमेंट, लेकिन हम जिस चीज़ को सुनना चाहते हैं या हम जिस को देखना चाहते हैं बेसिकली हम उस चीज़ को अटेंशन देते हैं. तो जब हम अटेंशन देते हैं और उस चीज़ से इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो ये जो सेंसरी रजिस्टर है वो इस इन्फॉर्मेशन को पिक कर लेता है और इस तरह से वो हमारी जो वर्किंग मेमोरी है, यानी जो वर्किंग मेमोरीज नहीं जो उसने करंटली परफॉर्म कर रही होती है, वो उसके अंदर चली जाती है. सो वंस इन वर्किंग मेमोरी, अब वर्किंग मेमोरी में जाने के बाद दिस इन्फॉर्मेशन इज़ प्रोसेस्ड प्रैक्टिस्ड विद इन 15 to 20 सेकेंड्स. 15 से 20 सेकेंड्स के अंदर अंदर ये सारा प्रोसेस जो है वो वर्किंग मेमोरी कर लेती है और फिर वो ये वर्किंग मेमोरी जो है उसको ट्रांसफ़र कर देती है लॉन्ग टर्म में. सो इफ़ पीपल डोंट पे अटेंशन द इन्फॉर्मेशन इज़ लॉस्ट. और अगर आप इन्फॉर्मेशन उस चीज़ को नहीं देते हैं, अटेंशन नहीं देते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है. आमतौर पे जैसे ये कहा जाता है कि तुमने तो मेरी बात पे ध्यान ही नहीं दिया और आपने ध्यान नहीं दिया तो बात सुनी नहीं और आप उसको परफॉर्म कर ही नहीं पाते.
So the new information will be transferred to the long term memory when so the information in the long term memory is retrieved and information is translated into meaningful form. Information in the long term memory is retrieved through a process of identification and recall for a particular purpose. अब जो long term information हमारे मेमोरी में चली जाती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन चल जाती है, उसको हम किसी प्रोसेस के तहत जो हम उसको रिट्रीव करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं. अच्छा जी, अब ये मेमोरी है क्या चीज़? व्हाट इज़ मेमोरी? यादाश्त जिसको आप कहते हैं. मेमोरी इज़ द रिटेंशन ऑफ लर्नड मटेरियल. बेसिकली मेमोरी वो है कि हमने जो कुछ सीखा हुआ है, जो हमारा लर्न मटेरियल है, हम उसको रिटेन कर सकें, उसको हम महफूज कर सकें, स्टोर कर सकें. So information processing model is used to describe and explain cognitive or mental processes such as thinking and problem solving. अब ये जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, बेसिकली ये थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो सारा मैकेनिज्म है हमारे कॉग्निटिव प्रोसेसेस का, उसके ऊपर बेस करता है. So whenever one sense are activated, like physical energy, जिसमें कि physical energy produce हो रही है, the information immediately is placed in sensory store, register information that one attends to it is transferred to short-term memory. Information in short-term memory that is rehearsed is transferred to long-term memory. अब वो जो इन्फॉर्मेशन है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जा रही है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में उसको दोबारा से रिहर्सल हो रही है उसकी अगेन एंड अगेन, और वहाँ से वो जाके लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाती है. So information processing approach. Humans have 3 types of memory. 3 तरह की जो है वो मेमोरी स्टोरेज जो है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर जो है वो पाई जाती है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया. इट्स अ सेंसरी रजिस्टर, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी. यानी ये 3 तरह से जो मेमोरीज हैं ये काम कर रही होती हैं. The first one is each type of memory has 2 characteristics. जी तीनों जो मेमोरीज की टाइप हैं, सेंसरी रजिस्टर मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी, इसके तीनों मेमोरीज में 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. सबसे पहली चीज़ है कैपेसिटी और दूसरी चीज़ है ड्यूरेशन. यानी आप कितनी हद तक जो है वो स्टोरेज की कैपेसिटी है उसके अंदर. क्या आपके अंदर, जैसे कि कंप्यूटर से हमने मिसाल देते हैं कि कंप्यूटर जो है उसकी कुछ कंप्यूटर्स जो है उनके अंदर स्मॉल कैपेसिटी स्टोरेज होती है, कुछ में लार्ज कैपेसिटी होती है. समटाइम्स कैन वी कॉल अ थिंग दैट इज़ अनलिमिटेड कैपेसिटी. सिमिलरली द ड्यूरेशन, कि वो कितनी ड्यूरेशन तक उसके अंदर जो है वो स्टोर कर सकता है. The information processing approach focuses on the study of the structure and function of mental processing within specific contexts, environments or ecologies. So human have 3 types of memories, जैसा कि हमने कहा. once again हम इसको देख लेते हैं. सेंसरी रजिस्टर है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी है. उन दोनों की तीनों मेमोरीज की जो बेसिक करेक्टरिस्टिक्स हैं दो, वो है कैपेसिटी एंड ड्यूरेशन. सो सेंसरी मेमोरी जो है वो क्या है? सेंसरी मेमोरी टेक्स इन इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली हाउ वी सेंस बट डजंट हैव मच टाइम फॉर प्रोसेसिंग एंड क्रिएटिंग नॉलेज फ्रॉम इट. सेंसरी मेमोरी जो है बेसिकली ये है कि हम अपने सेंसेस को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं और उनसे इंफॉर्मेशन किस तरह से रिसीव कर रहे हैं. ह्यूमन यूजुअली रिस्पॉन्ड टू 6 डिफरेंट स्टिमुलाई विद पर्टिकुलर अटेंशन. 6 तरह के स्टिमुलाइज हैं, उनको फौरी तौर पे जो है वो रिस्पॉन्ड करती है ह्यूमन बींग्स जो हैं जो सेंसेस के थ्रू आ रहे होते हैं. नंबर 1 थिंग इज साइज. अच्छा, जो लार्ज साइज थिंग्स हैं हमारे एनवायरनमेंट में वो हमें फौरी तौर पे अट्रैक्ट करेंगे. यानी जो माइन्यूट डिटेल्स हैं या मिनिएचर डिटेल्स हैं हमारे एनवायरनमेंट में, वो उस पर हमें हमारा जो फोकस है वो कम जाता है, या अटेंशन जो है वो कम ग्रैब करते हैं. इट मीन्स कि साइज मैटर्स इन फोकसिंग अटेंशन. कोई बड़ी चीज़ जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, किसी पिक्चर हो सकती है, कोई लॉन्ग हाइटेड पर्सन हो सकता है, कोई बड़े साइज़ की कोई फॉर एग्जांपल के कोई हुडिंग बोर्ड हो सकता है, वो हमें बिल्डिंग हो सकती है. दैट मेक्स अटेंशन फर्स्ट. दूसरी चीज़ है इंटेंसिटी. इंटेंसिटी में ब्राइटनेस एंड लाउड स्टिमुलाई. यानी इफ़ देयर इज़ समथिंग ब्राइट एंड लाउड तो वो हमें फ़ौरन से हमारी अटेंशन जो ग्रैब करती है. इस तरह से नोवेलिटी, न्यू एंड अनयूजुअल थिंग्स, मीन्स कोई ऐसी चीज़ जो कि नई हो,
जो हमारी पहले हमारी मेमोरी में से ना गुजरी हो, हमने पहले उसको एक्सपीरियंस ना किया हो, पहले देखा ना हो, तो वो हमारी टेंशन उस पर ज़्यादा जाती है, वो हमारी टेंशन का मरकज़ बनती है। चौथी चीज़ है इनकॉग्रेटिव थिंग्स दैट डू नॉट मेक सेंस विद इन गिवन कॉन्टेक्स्ट, यानी ऐसी चीज़ जो हमें समझ ना आ रही हो, मुश्किल हो रही हो, अजीब लग रही हो, इलॉजिकल लग रही हो, उसको समझने में मुश्किल हो रही है, वो हमारी टेंशन ज़रूर, ये नहीं होता है ना, ये मेरी समझ से बाहर है, ये चीज़ ये हुआ कैसे है, ये किस तरह बनी है, ये कैसे समझ, यानी ऐसी चीज़ जिसमें आपको समझने में आसानी ना हो रही हो, प्रॉब्लम हो रही हो, आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन उस चीज़ के ऊपर डिज़ाइन हुई हुई है उससे हट के वो चीज़ है, उससे मुनफरिद वो चीज़ है, तो आप उसके लिए वो अट्रैक्टिव हो जाते हैं। देन कम्स द इमोशन स्टिमुलाई विद स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट्स, हमारी जो स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट्स के साथ स्टिमुलस हमें आ रहे होते हैं वो हमारे लिए बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, जिसके साथ हमारी स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट्स होती हैं कुछ चीज़ों के साथ। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि कोई ख़ास गाना है उसके साथ हमारी बहुत अटैचमेंट है, वैसे तो गाने चलते रहे, सॉन्ग हमारे कहीं चलते रहे, हमें उसके कोई इतनी टेंशन महसूस नहीं होती है, लेकिन अगर ख़ास वो सॉन्ग कहीं प्ले हो रहा हो तो हमारी टेंशन उस तरफ फोकस हो जाती है, क्योंकि उसके साथ हमारी कोई इमोशनल मेमोरी जो है वो अटैच हो सकती है। इसी तरह से कोई ख़ास फूड हो सकती है, कोई ख़ास जगह हो सकती है, कोई पर्सन हो सकती है। सो सम देयर आर सम पर्सनल सिग्निफिकेंसेस स्टिमुलाई, कुछ पर्सनल सिग्निफिकेंसेस होते हैं जो पर्सनल आइडेंटिटी के साथ रिलेटेड होते हैं, जो आपकी जो है वो पर्सनल कोई एट्रीब्यूट्स के साथ अटैच हो सकती हैं चीज़ें, जो कि आपके इंटरेस्ट से भी रिलेटेड हो सकती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं अटेंशन में सबसे पहले जो है फोकस करते हैं और मेमोरी को स्टोर करने में या उनकी तरफ अट्रैक्ट करने में हेल्प आउट करते हैं। So, sensory register memory क्या? Part of memory that receives all the information a person senses from the environment and stores it fleetingly. यानी ऐसी मेमोरी जो कि हम अपने सेंसेस के थ्रू अपने एनवायरनमेंट से रिसीव कर रहे होते हैं। देन कम्स अ शॉर्ट टर्म मेमोरी, अ पार्ट वेयर न्यू इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड टेम्परेली until it is either lost or placed into long term memory. ये वो पार्ट है मेमोरी का जिसको हम कहते हैं कि इसमें टेम्परेरी स्टोर की जाती है, और इसका मकसद ये भी हो सकता है कि वो वहाँ पे मौजूद रहे, या फिर ये भी हो सकता है कि वो आगे लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेज दी जाए, या कुछ अरसे के बाद आप वो मेमोरी जो है वो लॉस्ट कर दें। ऑल्सो नोन एज वर्किंग मेमोरी, इसको वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है, वेयर अ डिसीजन मस्ट बी मेड टू डिस्कार्ड इन्फॉर्मेशन और टू ट्रांसफर इट टू परमानेंट स्टोरेज इन लॉन्ग टर्म। अब ये जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है बेसिकली ये वर्किंग मेमोरी है, वर्किंग स्पेस है, इसमें फिर ये डिसीजन लिया जाता है कि आइदर दिस इन्फॉर्मेशन इज सच इंपॉर्टेंट टू आवर ब्रेन और आर इंटरेस्ट कि इसको यहीं पे हमने छोड़ देना है, या फिर हमने अपनी मेमोरी में कहीं स्टोर कर देना है। So long-term memory is part of memory which has unlimited capacity and can hold information attentively. अब जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है ये अनलिमिटेड कैपेसिटी के साथ होती है, और इसमें जो इन्फॉर्मेशन है लॉन्ग टर्म जो है वो सेव हो सकती है। द encyclopedic mental processing unit in which information may be stored permanently and from which it may be later retrieved. और ये एक ऐसा स्टोरेज बॉक्स है कि हम उसके अंदर इंफॉर्मेशन सेव कर लेते हैं और लेटर स्टेजेस पे कहीं भी जाके कोई सालों बाद भी हम उसको रिट्रीव करना चाहें तो हम रिट्रीव कर सकते हैं। So working memory जो है, once we pay attention to a stimulus, we transfer this information to our working memory where the information is put to use. Central executive acts as supervisor, deems what is important and what strategies to use to process information. Working memory holds 5 to 9 chunks of data at a time. At a time, 5 to 9 chunks to data जो है हम ले सकते हैं. Working memory can include processes that are outside its conscious awareness. Some information is more readily available than others, and our capacity for storing information in working memory varies. So why can't you just buy some extra memory like everybody else? Is it? यानी अगर आपको मेमोरी की प्रॉब्लम तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप मेमोरी को जो है वो बाय कर सकें, जिस तरह कि आप बाकी स्टोरेज करते हैं, लाइक कंप्यूटर स्टोरेज। जैसे कि कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में अगर हमें लगता है ये हमारा सेल फ़ोन है और इसमें हम मेमोरी जो है हम समझते हैं कि मेमोरी इनफ नहीं है, तो हम इसमें कोई मेमोरी कार्ड डाल लें, हम ज़्यादा मेमोरी स्टोरेज वाला जो है वो डिवाइस ख़रीद लें। तो क्या इस तरह से जो ह्यूमन बींग्स हैं क्या वो अपनी मेमोरी को इन्हांस करने के लिए क्या वो बाय कर सकते हैं? So information in working memory is typically lost with 5 to 20 seconds, but it says longer if we are constantly using it. जो वर्किंग मेमोरी है 5 to 20 सेकेंड्स हमारे ब्रेन में रहती है, उसके बाद हम उसको लॉस्ट कर देते हैं। ऑटोमेटिक एंड एफर्टफुल प्रोसेसिंग होती है, ये ऑटोमेटिक होती है वर्किंग मेमोरी, यानी इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको चीज़ें देख रहे हैं इन्वायरमेंट में आप उसको प्रोसेस करना शुरू होते हैं।
बट एफर्टफुल है, यानी क्योंकि इफ़ यू आर वर्किंग फॉर द फर्स्ट टाइम तो आपको थोड़ा सा उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। मेमोनिक डिवाइसेस हैं इसमें, जैसे कि चंकिंग, ग्रुपिंग इंडिविजुअल्स बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन मीनिंगफुल वे, गर्ल, कैट, पैंट्स, एप्पल, पिज़्ज़ा, स्विमिंग पूल, बॉल, कंप्यूटर, मून, कॉ, जंगल, दीज आर द चंकिंग। इस तरह से काउच, एप्पल, चेयर, मॉम, डैड, टेबल, ऑरेंज, लैम्प, सिस्टर, ग्रेप्स, मदर, रग। क्या आप इन चीज़ों को एज इट इज़ उसके फॉर्म में लेके जा सकते हैं कि नहीं लेके जा सकते हैं? So this is the example of working memory. There are so many things. How many of things you can grasp from it? आप कितनी चीज़ों को यहाँ से grasp कर सकते हैं? May be few. अगर मैं आपसे कुछ देर के बाद पूछूं कि आपने साइज स्क्रीन पे क्या कुछ देखा, तो मे बी यू विल नॉट बी एबल टू टेल मी ऑल दोज थिंग्स, लेकिन इसमें कुछ इमेजेस ऐसे होंगे जो कि आपकी पिछले किसी स्केमा के साथ रिलेटेड होंगे और आप उसको फ़ौरन से पिक कर लेंगे, आपके इंटरेस्ट के होंगे और आप उसको बता सकेंगे। सो लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है? लॉन्ग टर्म मेमोरी को हम दो तरह की मेमोरीज में डिवाइड करते हैं, एक्सप्लिसिट मेमोरी एंड इम्प्लिसिट मेमोरी। Explicit memory is basically information we are consciously aware of, such as facts learned at school. यानी वो information है जिसको हम consciously अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। जैसे कि हम स्कूल के अंदर लर्निंग कर रहे होते हैं, कुछ लेसन्स हैं, हम उसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं और रट्टा लगाने की कोशिश कर रहे हैं और मेमोराइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको कहीं सेव कर लें। Implicit memory is that information we are not aware of, such as routines and procedures. यानी आप जिसके साथ रूटीन्स और प्रोसीजर्स के साथ जो है वो उसको लेके चलें। हाउ टू ड्रिंक आउट ऑफ ए बिग किड कप, जैसे कि एक बड़े कप, बिग बिग कप से जो है वो अगर आपको पानी पीना है तो आप कैसे पी। सो हाउ मेमोरीज आर स्टोर्ड। अभी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है कैसे स्टोर होती है? एक होती है नेटवर्किंग थ्योरी। द इन्फॉर्मेशन इज स्टोर इनटू प्रोपोजिशंस, यू कैन फाइंड मल्टीपल प्रोपोजिशन विद इन अ सिंगल थॉट। दूसरी तरफ है स्कीमा थ्योरी। इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन प्री एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क्स, जैसे कि हमने स्कीमा पढ़ा था कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पियाजे की, कि उसमें स्कीमा वो बताता है कि स्कीमा जो है वो बन जाता है जब हम फर्स्ट इन्फॉर्मेशन लेते हैं और बाद में जो भी सारी इन्फॉर्मेशन हमारी उसके ऊपर डिज़ाइन हो रही होती है उस स्कीमा की बेस के ऊपर हो रही होती है। सो वाई डू वी समटाइम्स हैव ए harder time remembering things that are important than we do remembering things that are not as important. तो sometimes देखिए कुछ कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनको हम याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं और वो हमारी मेमोरी में उस तरह से स्टोर नहीं होती हैं, और लेकिन बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती हमारे लिए वो सेव हो रही होती है। सो यू फॉरगेट इट, यानी आप भूल जाए, ये भूल के। इनकोडिंग फेलियर क्या है? द इन्फॉर्मेशन नेवर मेड इट टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। इस तरह से स्टोरेज डिके है। वी लॉस इन्फॉर्मेशन वेरी क्विकली एट फर्स्ट बट द कर्व लेवल्स ऑफ। इससे से रिट्रीवल फेलियर, वी नो वी लर्न द इन्फॉर्मेशन बट कांट रिमेंबर एग्जैक्टली व्हाट इट वाज। सो ये तीन तरह के फेलियर्स जो है ना वो हमारे उसके अंदर आ रहे होते हैं। इनकोड करने में हम फेलियर हो सकता है, स्टोरेज डिके आ सकता है, रिट्रीवल फेलियर आ सकता है। दैट्स व्हाई वी फॉरगॉट अबाउट द थिंग्स। So if you see this picture, you will be able to see three different faces in this picture. क्या आपको इसके अंदर तीन different faces नज़र आ रहे हैं? Are you able to see the three different pictures in this picture? Three faces. So individual differences. ये जो थ्री फेसेस आपको डिफरेंटली नज़र आ रहे हैं, इट लीड्स टू द इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। सो सेंसरी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इज़ लाइक young children process information more slowly than older children. उनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस हो रहा था वो बड़े बच्चों से थोड़ा सा जो है वो लेस हो रहा है। और सिलेक्टिव अटेंशन इंक्रीजेज विद एज, और जो सिलेक्टिव अटेंशन जो है वो एज के साथ इंक्रीज होती है, यानी उससे पहले जो है वो लिमिटेड इन उसके साथ जो है ना वो चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। द ओल्डर द बेटर वी आर एट फोकसिंग। गर्ल्स में हैव एडवांटेज ओवर बॉयज़ एट रिमेंबरिंग आइटम्स ऑन लिस्ट। गर्ल्स की जो मेमोरी है आइटम्स को याद करने में वो बॉयज़ की निस्बत थोड़ी ज़्यादा होती है। वर्किंग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या है? यंग चिल्ड्रन हैव लेस वर्किंग मेमोरी कैपेसिटी दैन ओल्डर चिल्ड्रन। डेवलपमेंटल डिफरेंसेस इसके अंदर आ जाते हैं, यानी आप किस स्टेज पे हैं डेवलपमेंट की और आप कितनी तेज़ी से आपकी डेवलपमेंट हो रही है। ओल्डर इंडिविजुअल्स प्रोसेस इंफॉर्मेशन फास्टर एंड देयरफॉर कैन रिट्रीव बिफोर इट डिकेज। यंग चिल्ड्रन में भी लर्निंग इन्फॉर्मेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। यंग बच्चे जो हैं वो चूँकि इन्फॉर्मेशन फर्स्ट टाइम सीख रहे होते हैं तो उनका इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग थोड़ा
हेक्टिक होता है, डिफ़िकल्ट होता है. द मोर टाइप्स ऑफ नॉलेज यू गेन, द बेटर यू कैन अंडरस्टैंड, रिकग्नाइज, रिटेन न्यू इन्फॉर्मेशन. डिफरेंस इन स्ट्रैटेजी यूज़. आप जो स्ट्रैटेजीज यूज़ कर रहे होते हैं उसके अंदर डिफरेंस जो है वो किस तरह से आ रहा होता है. द वन वे इज ऑटोमेटिसी. एक चीज़ है ऑटोमेटिसी, यानी द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड क्विकली एंड एफिशिएंटली while mentally processing or physically performing a task. और इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? फ्लैश कार्ड्स, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. यानी आप जो है वो फ्लैश कार्ड्स को यूज़ करें, अगेन प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करें, तो आपके अंदर ऑटोमेटिसी उस चीज़ की आ सकती है कि आप क्विकली और एफिशिएंटली जो है वो मेंटली चीज़ों को प्रोसेस सॉल्व कर रहे होते हैं. सो लुक एट दिस पिक्चर. So look at this picture. I keep forgetting how to spell dementia. यानी dementia इज़ ए स्टेट जिसमें कि आपको मेमोरी लॉस हो सकता है और आप उनसे उसमें आप इवन के dementia के स्पेलिंग्स भी जो हैं वो भूल जाएं. सो एप्लीकेशन टू टीचिंग. आप अब इसको इम्प्रूव किस तरह से कर सकते हैं? प्लान फॉर अटेंशन, यानी आप सबसे पहले जो जिस चीज़ को आपने अटेंशन देनी है, जिस चीज़ को फोकस करना है, जिस चीज़ को मेमोराइज़ कराना चाहते हैं, उसको आप प्लान करेंगे कि आप कितनी हद तक मेमोराइज़ कराना चाहते हैं, उसके लेवल को डिटरमिन करेंगे. सो देन यूज़ अटेंशन सिग्नल्स, और फिर कुछ ऐसे स्टिमुलाइज उसके लिए बनाएंगे जो कि उसके अटेंशन को पिन पॉइंट कर सकें. देन कीप स्टूडेंट्स अटेंशन एंगेज, और फिर आप कोशिश करेंगे कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ के साथ आप उसको एंगेज रख सकें. देन रिस्पेक्ट अटेंशनल लिमिट्स, और फिर आप जो उसके टेंशन लिमिट्स हैं उसको भी ध्यान में रखेंगे कि हर इंडिविजुअल जो है उसके टेंशन स्पैन जो है उसकी एज अकॉर्डिंग होता है, और उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ भी उसके टेंशन स्पैन के अंदर डिफरेंसेस जो हैं वो आ सकते हैं. सो हेल्पिंग स्टूडेंट्स स्टोर एंड रिट्रीव इन्फॉर्मेशन इफेक्टिवली. कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं उसमें? ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, टास्क एनालिसिस के थ्रू आप जो है यानी एक बड़े टास्क को यू कैन ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स टू टीच दैम. इस तरह से रेलिवेंस है, ऑटोमेटेसी है, एंड एक्विजिशन ऑफ प्रोसीजरल नॉलेज है जिसके थ्रू आप उसकी जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. सो द फोर मेन बिलीव्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोचेज आर: when a person perceives, encodes, or represents and stores information from the environment, his or her mind retrieves that information, he is thinking like. Thinking also includes responding to any constraints or limitations on memory processing. यानी थिंकिंग जो है वो भी आपके जो मेमोरी प्रोसेसिंग उसको जो है उसके अंदर एक प्रॉब्लम की सिचुएशन क्रिएट करती है. सो द प्रॉपर फोकस ऑफ स्टडी इज द रोल ऑफ चेंज मैकेनिज्म इन डेवलपमेंट. Four critical mechanisms work together to bring about change in the children's cognitive skills. और चेंज critical mechanisms क्या हैं? Encoding है, strategy construction है, automatization है, and generalization है. इन सारी एक्टिविटीज़ जो हैं ये उसकी तमाम जो cognitive skills हैं उसके ऊपर वर्कआउट करके आप उसको चेंज मैकेनिज्म जो है उसको डेवलप कर सकते हैं. Then to solve problems effectively, children must encode critical information about a problem and then use this encoding information and relevant prior knowledge to construct a strategy to deal with that problem. So development is driven by self-modification. According to the information processing approach, children play an active role in their own development. Through self-modification, the child uses knowledge and strategies she has acquired from earlier problem solution to modify her responses to a new situation or problem. In this way, she builds newer and more sophisticated responses from prior knowledge. Number two is investigators must perform careful task analysis of the problem situations they present to children. Child performance may be limited by the child's own level of development and the nature of the task. Thus, a child may possess the basic ability necessary to perform a particular task when it is presented in a simple form. But if extra or misleading information is added to the same task, the child may become confused and be unable to perform it. सो एनकोडिंग और मेमोराइजिंग की कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसमें चंकिंग है, यानी छोटे छोटे चंक्स में आपने इन्फॉर्मेशन को देना है, रिहर्सल करवानी है. इमेजरी है, यानी आप इमेजेस के साथ उसको अटैच करके आप मेमोराइज करवाने की कोशिश करें. इन्फॉर्मेशन को मेमोनिक्स है, स्कीमा एक्टिवेशन है, लेवल ऑफ प्रोसेसिंग जो है उसको देखें.
चंकिंग इज ब्रेकिंग द इंफॉर्मेशन इनटू मैनेजेबल चंक्स लाइक ऑफ आर्ट। जब आपने तक कुछ लफ्ज़ यानी ए से लेकर आपने जी तक करवानी है तो आप उसको चंक्स में डिवाइड कर दें। इस तरह से रिहर्सल क्या है, सिंपल रिपीटेशन। एलैबोरेशन व्हेन इन्फॉर्मेशन टू बी रिमेंबर्ड इज लिंक्ड टू अदर इन्फॉर्मेशन। इमेजरी क्या है, कंजर्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू द मीनिंग। Mnemonics क्या है, mnemonic strategy to help remember information, a rhyme or pairing of to be learned information with well learned information। यानी राइमिंग की सूरत में आप उसको ले जाएंगे। जैसे ए बी सी, अगर आप ए बी सी लिखना, ए बी सी डी ई एफ जी, ये mnemonic जो है ये आपको इवन के आपने ये आप बहुत अर्ली एजेस में सुना होगा, बट यू कैन स्टिल रिकॉल एंड रिट्रीव दिस इंफॉर्मेशन। Schema activation strategy to use with encoding complex information relates new information to the prior knowledge। जैसे कि हमने कहा कि prior knowledge के साथ आप किसी भी information को relate करते हैं। Level of processing के material that is only skimmed will or not only be deeply processed as material that is studied in detail। So divided attention। Divided attention क्या है? Attention is a concept studied in cognitive psychology that refers to how we actively process specific information present in our environment। हम किस तरह से जो है present information को actively respond कर रहे हैं। The cognitive process of selectively concentrating on one aspect of the environment while ignoring other things। यानी हम बहुत सारे जो environment के अंदर aspects हैं उसमें किसी एक aspect को हम attention दें, हम उसके ऊपर focus करें और बाकियों को ignore करें। So attention has also been referred to as the allocation of processing resources। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे listening to a mobile phone conversation while driving a car, listening carefully to what someone is saying while ignoring other noisy conversation in a room, numerous sights, sounds and sensations going on around you, the pressure of your feet against the floor, the sight of the street out of a nearby window, the soft warmth of your shirt, the memory of a conversation you had earlier with a friend। So all these, इसमें से आपको एक जो है वो चूज करते हैं, उसको आप enjoy करते हैं। So how do we manage the experiences, all of these sensations, and still focus on just one element of the environment? So how are we able to concentrate on one specific things while other are many stimulus around us? ये कैसे होता है? So William James के बारे में कहता है कि attention is taking this possessions of the mind in clear and vivid form of one out of what may seem several simultaneously possible objects or trains of thoughts। It implies withdrawal from some things in order to deal effectively with others। Think of attention as a highlighter as you read through a section of text in a book. The highlighted section stands out, causing you to focus your interest on the area। Attention allows you to tune out information, sensations, and perceptions that are not relevant at the moment and instead focus your energy on the information that is important। So what is divided attention? Divided attention is the condition of paying attention to more than one stimulus or to a stimulus presented in more than one modality। The process by which an individual can perform multiple tasks at the same time। An individual attention can be divided between two verbal tasks and the visual tasks. We perform both at the same time। A person can pay simultaneous attention on both verbal and visual tasks because they have enough practice। They are able to divide their attention automatically। यानी आप साथ साथ रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन ले भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं। यानी आप कहते हैं तुम दे कुछ और रहे हो, कर कुछ और रहे हो, ये क्या कर रहे हो तुम? सो दिस इज मल्टीटास्किंग। Our brain has the ability to pay attention to selected aspect of environment and further divide it into attention between tasks। यानी हम अपने attentions को divide कर लेते हैं और टास्क भी इस तरह से डिवाइड टास्क भी परफॉर्म कर सकते हैं। सो कैन वी रियली मल्टीटास्क? क्या ख्याल है आपका कि क्या हम मल्टीटास्क कर सकते हैं? Yes, the human beings are the most blessed creature of the God, जिसमें कि आप at the same time बहुत सारे टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं। एक इसमें चीज़ है ऑटोमेटेसी। ऑटोमेटेसी refers to knowing how to perform some arbitrary task at a competent level without requiring conscious efforts। It is a form of unconscious competence। यानी आप अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस के फॉर्म है, आपको उसके अंदर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी बल्कि यू आर डूइंग बाय योर ओन। Automaticity is the ability to do things without occupying the mind with the low level details required, allowing it to become automatic response patterns और हैबिट। इसकी एग्जांपल जैसे ड्राइविंग अ कार। इफ़ यू एवर ड्राइव अ कार, आप उसको
सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट ऑटोमेटिकली यू आर डूइंग दैट. इसी तरह से राइटिंग है. राइटिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जिसमें कितनी शेप्स हैं, कितना कुछ बनाना पड़ता है, उसको कहीं घुमाना पड़ता है, कोई आपकी मूवमेंट किस तरह से होती है. बट व्हेन यू आर ऑटोमेटिक टू दिस, यू आर एट द सेम टाइम यू आर राइटिंग एंड थिंकिंग at the same time. People often refer to autonomy by saying, I can do the task on autopilot or in my sleep. Example, speaking, bicycle riding, assembling, line work, and driving a car. It is usually the result of learning, repetition, and practice. So, practice played a major role in determining one's performance. After an activity is sufficiently practiced, it is possible to focus the mind on other activities or thoughts while undertaking an automatized activity. For example, holding a conversation or planning a speech while driving a car. So, practice played a major role in determining one's performance. Try to remember your first few driving lessons and to learn to cycle remembering a song. Is it difficult? Do you have to concentrate on what to do, what not to do? But the more you practice, the more automatic your attention became until you could actually drive without thinking about what to do. In fact, while driving, at the same time, your mind could be thinking about something else. You're talking to someone, or you could be listening to the radio. So, processing activities become automatic as a result of prolonged practice. So, thank you very much. Hope you enjoyed our today's lecture. If you have any question, you can ask me in Google Classroom and I can respond you there. Thank you very much.